नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेंगे जो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात प्रियंका गांधी ने कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। ये एक बड़ा ऐलान है और इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे, इससे कांग्रेस का क्या राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, इसकी जो करंट राजनीति है वो कितनी प्रभावित होगी देश की, और इसका महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं के एम्पावरमेंट में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा एक आपको जनरल पर्सपेक्टिव बता दें विथ रेफरेंस टू इलेक्शन, चुनाव, एडल्ट फ्रेंचाइजी, महिला इत्यादि इत्यादि। देखिए, हम लोग का जो देश है वो उसको स्वतंत्रता मिले अभी 70-75 है, कंपैरेटिवली यंग हैं। 1947 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान मिला। और संविधान ने हमें बहुत सी चीज़ें गारंटी की। संविधान ने हमें सबको बराबरी का, संविधान ने पहले दिन से इस देश में, देश आज़ाद होने के बाद महिलाओं को भी वही मताधिकार थे, महिलाओं के पास भी वही अधिकार थे जो पुरुषों के पास थे। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि आज जब हम लोग कहते हैं हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, तो हम कई चीज़ों में विश्व गुरु थे। हमारी जो रवायत है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो परंपरा है, जो उसमें हम किसी भी दुनिया के सभ्य देश, विकसित देश से आगे हैं। ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि अमेरिका, मैं सिर्फ 2 डेमोक्रेसी की बात करूँगा। अमेरिका जो अपने को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी इसलिए कहता है कि उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक डेमोक्रेसी यूके मतलब इंग्लैंड। अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ और 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिला। और उस कॉन्स्टिट्यूशन मिलने के 131 साल बाद, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मिलने के 131 साल बाद अगस्त 26 1920 में मतलब जब उनका देश आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उसके 131 साल बाद राइट टू वोट अमेरिकन वुमेन को तब मिला था। उनको देश की आज़ादी के समय से नहीं था, हमारे यहाँ देश की आज़ादी के समय से राइट टू वोट है। एक चीज़ हम और मैं बता दूं कि वहाँ पे 1900 जो ब्लैक वुमेन और पुरुष थे, उनको 1965 में पूर्ण मताधिकार का अवसर मिला। मैं थोड़ी बात जल्दी से आपको यूनाइटेड किंगडम की भी कर दूं, मतलब इंग्लैंड की, जिसको हम लोग उसमें बोलते हैं। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कहते हैं वो 1215 में वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जब वेन बैरन्स जो वहाँ के थे उन्होंने किंग जॉन को फोर्स किया था मैग्ना कार्टा एक्सेप्ट करने के लिए, तब से वो 1215 से कहते हैं मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वहाँ पे भी 1918 में 30 साल से ऊपर की महिलाओं को मताधिकार दिया गया, तो उससे पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं था। और 1928 में जाके उन्होंने एडल्ट वुमेन फ्रेंचाइजी की बात की। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में हमारा देश हरदम लीड किया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, जो हार्डकोर पॉलिटिक्स है ना, उसमें क्या है, उसकी जरा मैं एक आपको जल्दी से, आज टेलीग्राफ ने एक अच्छी खबर छापी है, आप उसको पढ़िएगा, अगर गूगल कर लीजिएगा। वुमेन इन पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं, इसको लेके एक खबर छापी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में महिलाएं रवांडा में हैं 61%, मैक्सिको में 48%, स्वीडन में 47%, यूएस में 23%, पाकिस्तान में 20% और हमारे यहाँ 12%। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ बहुत महिलाओं को हम लोग, मतलब जब उनके हक की बात आती है ना, तो हम उनको वो पीछे ही खींचने की कोशिश कर। मैं ये भी बता दूं, अभी जैसे कहा जा रहा है कि 2019 में 78 महिलाएं, करीब 12.6% महिलाओं लोकसभा में इसमें हैं, सबसे ज़्यादा तादाद। उससे पहले हालांकि जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ उस समय केवल 22 थी, और वो लगातार बढ़ती जा रहा है, वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2009 में 59, 2014 में 61, अब 78। ये एक अच्छा ट्रेंड है कि कम से कम महिलाएं ज़्यादा जा रही हैं। मैं एक चीज़ और जल्दी से कर दूं और फिर मेन जो प्रियंका गांधी का ऐलान है उस पर आ जाऊंगा। इंडिया का जो मेल फीमेल का परसेंटेज है, हिंदुस्तान में 51.96% मेल हैं, फीमेल 48.04% हैं।
टेक्निकली 50-50% होना चाहिए, लेकिन 48.04% है। एक और मैं आपको शेयर कर लूँ आपके साथ एक स्टैटिस्टिक्स, जो हमारे 5 सबसे अच्छे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं का प्रतिशत पुरुष के मुकाबले 1000 पुरुषों के पीछे यहाँ अच्छा है। सबसे नंबर 1 पे केरल, जो 2001 में 1058 था, अब 1084 है, बढ़ा है, 1058 to 1084 पहुंचा है। पुडुचेरी इस समय 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 978, छत्तीसगढ़ 989। ये बेस्ट राज्य हैं जहां पे महिलाओं का प्रतिशत पुरुष के मुकाबले बेहतर है। जो वर्स्ट हैं नीचे के 5, मतलब 32, 33, 34, 35, 36 नंबर की 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब। अब जो राज्य है वो सबसे नीचे का राज्य है 31 नंबर पे हरियाणा, और वहाँ पे इस समय 879 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुष के पीछे। एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आपको मैं इसलिए बता दूं कि जैसे हम लोगों को लगता है ना कि भाई सब चीज़ें गुजरात में होती हैं, वाइब्रेंट गुजरात, प्रोग्रेसिव गुजरात, गुजरात मॉडल, गुजरात में ने ये कर दिया, गुजरात में तीर मार दिया गया। 15 साल करीब वहाँ मोदी जी वहाँ हाँ करीब 14-15 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले बीजेपी की उससे पहले भी सरकार थी, और अब 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, और बीजेपी की ही सरकार गुजरात में भी है। तो गुजरात में करीब पिछले 24-25 साल से बीजेपी की सरकार, केंद्र में डबल इंजन सरकार। इन सब के होने के बाद देश के जो बड़े राज्यों में, जिन्होंने 2001 के जो सेंसस थे उसके मुकाबले 2011 में जहां औरतों की प्रतिशत में कमी आई है, उसमें 25 नंबर पे गुजरात और 26 नंबर पे बिहार। 2001 में यहाँ 920 महिलाएं थीं पर 1000 के पीछे, अब 919 हो गई हैं। बिहार में 919 थी, अब 918 हो गए। ये डाउनवर्ड ट्रेंड इस सो कॉल्ड गुजरात मॉडल में दिखा है। ये मैंने कहा कि मैं आपसे इसको शेयर कर लूँ। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, ये जब होता है ना कि अभी कहा जा रहा है 40% से क्या होगा, 40% होगा। रजिस्ट्री आप हम जब जाते हैं, कभी भी आपने कोई घर खरीदने या कोई शॉप खरीदने, कभी आप रजिस्ट्री ऑफिस गए हो इसलिए केवल क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 1 या 2% कम स्टैम्प पेपर लगता है, मतलब एक बड़ा भारी इंसेंटिव है। इसलिए बहुत से घरों में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है। और ये आप भी समझते हैं, अगर प्रॉपर्टी उसके नाम से है तो एक तरह का कॉन्फिडेंस, एक तरह का की भागीदारी उसकी निश्चित हो जाती है। ये जो अभी 40% की बात हुई है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। देखिए, हिंदुस्तान में पंचायत में ऑलरेडी 33% का आरक्षण महिलाओं का है। हमारे यहाँ संसद के लिए और विधानसभा के लिए कई बार कोशिश हुई, लेकिन वो पार्लियामेंट और विधानसभा में पास नहीं हो पाया है। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, टीएमसी ने भी एक इस तरह की बात कही थी, 40% उन्होंने सीटें लोकसभा चुनाव में महिलाओं को दी थी। बीजू जनता दल ने भी इस तरह की विधानसभा की सीटों की और उनकी बात की है, 30% की बात करते हैं। ये अच्छा ट्रेंड है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर आरक्षण वहाँ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम पार्टी में तो आप ईमानदारी से अपनी 40%, 30% महिलाओं को आरक्षण दीजिए। यूपी में कांग्रेस ने 40% की बात कही है। अब मैंने जैसा पहले कहा था कि इसका 2 या 3 पक्ष हैं। एक पक्ष है इसमें इस काम से कई राजनीतिक मायने क्या हैं, इस काम से कांग्रेस का राजनीतिक फायदा क्या होगा, और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात। सबसे पहले राजनीति की बात कर लें। देखिए, टीएमसी, बीजेडी और बीजू जनता दल मैंने बता ही दिया। अब बीजेपी की बात कर लें, क्योंकि बीजेपी भी कई बार अभी जब नए मंत्रिमंडल का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का वो हुआ, तो बड़े जोर शोर से कहा गया, बार बार मोदी जी की तरफ से कहा गया कि हमने महिलाओं को इतने दिया, हमने इतने मंत्री बनाए। वहाँ कहा गया कि 11 या 12 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने हैं, अनप्रेसिडेंट, इतना कभी नहीं बना था। लेकिन चिराग कहाँ जल रहा है वहाँ देख लीजिए, चिराग तले अंधेरा जिसको कहते हैं। मोदी जी उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से प्राइम मिनिस्टर हैं, बार बार कह रहे हैं कि 11 महिलाओं को दिया, 11 महिलाओं को कैबिनेट बनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने क्या हाल किया? उत्तर प्रदेश में आपने करीब 60 लोगों की टोटल कैबिनेट है, जिसमें केवल 3 महिला मंत्री हैं। एक भी कैबिनेट रैंक की मंत्री महिला नहीं है। एक महिला केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, बाकी 2 कैबिनेट मंत्री के साथ छोटे मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। तो यहाँ जब आपको देने की बात थी तो आपने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। आपने 16 राज्यों में, आप कहते हैं कि आपकी सरकार है, जैसा 16 राज्यों में 0 महिला चीफ मिनिस्टर। आपके पास गुजरात में अभी भी मोदी जी के बाद
जो सबसे ताकतवर नेता जिसके नाम पे वोट हैं। ताकतवर अमित शाह भी हो सकते हैं क्योंकि वो इनको इधर कर देंगे, उनको इधर कर देंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, वो इधर कर देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, पोस्टिंग करा देंगे, सरकार गिरा देंगे, एमएलए खरीद लेंगे। लेकिन जिसके नाम पे वोट हैं, मोदी जी के बाद अभी भी जो सबसे बड़ा नाम है वो आनंदीबेन पटेल का है। वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, आपने उनको हटा के उत्तर प्रदेश भेज दिया गवर्नर बना के। आपको चीफ मिनिस्टर, एक महिला चीफ मिनिस्टर आपके आंख में कहीं खटक रही थी। आपकी जो बेसिक जिस ढंग से आप सोचते हैं, यूपी में आप कहते हैं कि हमारी हाईएस्ट एमएलए हैं, हाईएस्ट हैं। आपने टिकट कितने लोगों को दिए थे? 42 से टिकट दिए थे। उसमें विनिंग परसेंटेज महिलाओं का बहुत ऊपर था। आपने 42 टिकट्स दिए थे आउट ऑफ 403। आप इतने महिलाओं के अगर रहनुमा बीजेपी है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। आपको कोई लगा नहीं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। और इसी के साथ साथ सबसे जो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो मायावती जी हैं, जो भाई महिला चीफ मिनिस्टर रही हैं, अच्छी चीफ मिनिस्टर रही हैं, सबसे पहले उनको दिक्कत हो रही है कांग्रेस के। वहां पे चन्नी जी जब मुख्यमंत्री बने तो तुरंत उनका ट्वीट आएगा ये कैसे। अब यहाँ पे कांग्रेस ने कहा कि 40, उनका तुरंत आया कि ये सब वो है और ये भरमाने की चीज़ है। अरे भाई, कम से कम भरमाने के लिए किसी ने कहा तो कि 40% होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को भी सोचना ही होगा कि अब चूंकि अब तो इलेक्शन की बात है, इसलिए मैं सशक्तिकरण के नाम पे करके फिर मैं उसके पॉलिटिकल उस पर आऊँगा। अब आप एक बताइए, महिलाओं का मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ और ये मैं बार बार करता रहूँगा। बीजेपी का सबसे बड़ा प्लैंक राम जन्मभूमि, आज तक जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जितने इलेक्शन लड़े उसमें राम जन्मभूमि जय श्री राम, यही उनका ट्रस्ट वो है ना। लेकिन जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना उसमें एक भी महिला नहीं रखा। 15 ट्रस्टी हैं और वो ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टू एडमिनिस्टर, उसको अच्छे से उसका प्रबंध हो उस मंदिर का, उसके लिए आपकी नज़र में एक भी महिला उसमें रखने लायक नहीं थी। आप एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से क्या शाखा जो आप कहते हैं आपकी आरएसएस की शाखा लगती है उसमें महिलाएं जाती हैं? क्यों केवल पुरुषों का एक वो है, आउटफिट है आपको? अगर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सशक्तिकरण की बात, अगर महिला 40% महिला या 50% या 30% या 33% महिला एमएलए एमपी रहती तो पंचायत, यूपी के पंचायत इलेक्शन में जिस तरह से महिलाओं की साड़ी खींची गई और जिस तरह से उनके साथ जो व्यवहार हुआ, वो क्या किसी की हिम्मत थी उस तरह का व्यवहार करने की? अगर 33%, 40%, 50% महिला रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ये किया ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अब प्रेशर में सारी और पार्टीज भी रहेंगी कि उनको भी अब ये जो महिला वाला कार्ड है वो अच्छा है, बुरा, उनको इसके साथ चलना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ या तो कांग्रेस का कह दीजिए कि जैसे कभी कभी जैसे लय पकड़ ली है ना, चन्नी जी का जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ मिनिस्टर, उस पर कुछ भी डिबेट कर लीजिए, एंड ऑफ द डे एक दलित चीफ मिनिस्टर आया है जो डिलीवर कर रहा है और लोगों को उससे अच्छा लग रहा है, उत्तर प्रदेश में उसका असर हो रहा है। उसी तरह से कांग्रेस जो 7 सीटें थी उसके पिछले चुनाव में, उसको व्हाट दे आर गोइंग टू लूज, मैं तो इस तरह से भी उसको देख रहा हूं, क्योंकि ये गेम चेंजर भी हो सकता है। गेम चेंजर नहीं तो कम से कम महिला सशक्तिकरण का तो इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं कि वो होगा। एक और काम हो रहा है कि प्रियंका की गुडविल बढ़ रही है। अब वो इलेक्शन में सीट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, अभी उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन गुडविल बढ़ी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और कांग्रेस अब एजेंडा सेट कर रही हैं। डिबेट अब का जो भी किस पे डिबेट होनी चाहिए वो कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास लिमिटेड डिबेट है, हिंदू मुस्लिम, राम जन्मभूमि, इंडिया पाकिस्तान, कुछ इस तरह की बातें, और क्या मजनू दिवस, मजनू ब्रिगेड, अब्बा जान, यही सब उसी के अगल बगल डिबेट चलेगी। लेकिन अगर आप कहिए तो मुद्दों की डिबेट अब हमने सुननी शुरू की है। दलित चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, क्यों नहीं दलितों को ये अधिकार मिलना चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए। महिला की बात हो रही है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और एक बड़ी बात मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी, ये इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, ममता बनर्जी की जीत में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी थी। और मैं चलते चलते एक चीज़ और बता दूं, कुछ चीज़ें तारीख में, हिस्ट्री में बहुत ठीक से नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन उनका ऑन ग्राउंड जो टोटल हमारा समाज है उसमें उसका बहुत फर्क पड़ता है कुछ निर्णय का। मैं सिर्फ एक निर्णय बता दूंगा, ऐसे तमाम निर्णय हैं, वक्त की कमी रहती है, जल्दी जल्दी करना होता है। 1971 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी
तो उन्होंने हिंदुस्तान में एबॉर्शन को लीगलाइज किया था। अब ये एक बड़ा कदम था। उस समय अमेरिका में भी इस तरह से लीगलाइज, जैसे हमारे यहाँ था, लीगलाइज नहीं किया गया था। और आज 50 साल हो गए हैं एबॉर्शन लीगलाइज करने के। मैं उससे ये कहूँगा, उससे महिलाओं के सोचने का, समाज के सोचने में एक डेफिनेट चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से 40% जो आरक्षण की, मतलब जो टिकट देने की बात कांग्रेस ने की है, अच्छा मूव है। और बाकी पार्टीज़ को भी इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि चुनावी रूप में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।